हेलो एवरीवन, मुझे तो आप जानते ही हैं। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, आपकी होस्ट, आपकी गाइड, आपकी टीचर और आपकी फ्रेंड। आज का जो मेरा वीडियो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है मेरे सभी व्यूअर्स को जिन्होंने मुझे स्टोरी के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो चलिए मैं आज आपसे अपनी फेवरेट स्टोरी शेयर करती हूँ, जिस कहानी का नाम है 10 रुपये का नोट। ये कहानी मैंने कुछ सालों पहले सुनी थी और मैं इस कहानी को फुली डेडिकेट करती हूँ अपनी ग्रैंड मदर को, जो अब दुनिया में नहीं रही। तो आप भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और मैं इस कहानी को शेयर करते हुए बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस कहानी ने मेरी जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये कहानी उतनी ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी नारायण नाम के आदमी की है। एक ऐसा आदमी जिसने जीवन में कुछ नया नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत बोरिंग है उसकी लाइफ। ऑफिस में जाना, वहाँ काम करना, घर के सारे काम भी खुद करना, बस यही उसका जीवन है। ना अच्छे दोस्त, ना घूमने की कोई जगहें, ना ऐसा कोई सर्कल या कोई ऐसी चीज़ें जो लाइफ में कुछ एनर्जी लाएं या इंटरेस्टिंग लाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके साथ। ऐसी बोरिंग सी लाइफ जीने वाले नारायण की लाइफ में एक दिन अचानक एक घटना घटी। जब वो शाम को ऑफिस से रिटर्न होते समय उसने सब्जियां खरीदी। सब्जी खरीदते वक्त उसे सब्जी वाले ने एक फटा हुआ नोट दे दिया। उसने पहले तो बहुत उस पर किचकिच की, मतलब थोड़ा पंगा किया, बट फाइनली ही एक्सेप्टेड दैट नोट एंड रिटर्न टू होम। और वो घर आ गया। उसने घर में जब सारे पैसे अपना सब अरेंज करके रख रहा था, तब उसने देखा कि इस नोट पे एक नंबर लिखा हुआ है। वो एक फ़ोन नंबर था। ये देख के उसके दिमाग में हज़ारों ख्याल आ गए। किसका नंबर होगा वो? क्या किसी ज़रूरतमंद का नंबर है, या किसी ऐसे इंसान का जो अपना नोट भूल गया, या किसी को वो ये नंबर देना चाहता था। बहुत सारे थॉट के बाद उसे एक अच्छा थॉट भी आया, क्या पता किसी खूबसूरत सी लड़की का नंबर हो। यही सोचकर उसने उस नंबर पर काफ़ी सोचने के बाद डायल किया। नंबर पर डायल करने के बाद आप उम्मीद नहीं करेंगे क्या हुआ। नंबर एक बूढ़े से आदमी ने उठाया और उसके बाद उस आदमी ने अपना नाम राधा स्वामी बताया। ये सुनकर नारायण को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे काफ़ी उम्मीदें थी उस नंबर से, लेकिन सब टूट चुकी थी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो बहुत डांटने लगा उस आदमी को कि तुम इस तरह अपने नंबर को नोट पे छोड़ के क्यों घूमते हो, क्यों लिखते हो इस तरह अपने नंबर को। मगर वो आदमी बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। वो लगातार उससे अच्छी अच्छी बातें करता रहा। अरे भाई, तुम क्या करते हो, अपने बारे में बताओ, गुस्सा क्यों करते हो, अगर कॉल लगा ही दिया है 2 मिनट बात कर लो। वो उसकी बार बार गुस्सा होने पर भी, नारायण के गुस्सा होने पर भी राधा स्वामी बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। वो लगातार उससे मीठी मीठी बात करता रहा। बल्कि जब उस नारायण ने उसे धमकी दी कि अब वो दोबारा कभी उसे कॉल नहीं करेगा, बल्कि उसके नाम का एफआईआर करेगा कि उसने इस तरह नंबर लिख के छोड़ा है रुपए पे, बताओ। तब जो राधा स्वामी है उसने बहुत ही मधुर भाषा में बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो जी चाहे वो करना, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे कॉल ज़रूर करना। तुम कितने बजे वापस आते हो ऑफिस से? कहीं काम तो ज़रूर करते होगे, तभी तो तुमने मुझे इतनी रात को कॉल किया। अगले दिन जब नारायण वापस आया ऑफिस से, तब भी उसके दिमाग में पूरे दिन राधा स्वामी की बातें चलती रहीं और उसे लगा कि क्या करूं, मैं कॉल करूं या नहीं करूं। काफ़ी सोच विचार के बाद 8 बजे, 8:15 बजे, 8:30 बज गए, लेकिन उसने वापस से राधा स्वामी को कॉल लगा ही दिया। राधा स्वामी को जब उसने कॉल लगाया, राधा स्वामी ऐसे बैठा था जैसे उससे सिर्फ उसकी कॉल का इंतज़ार है। वो फिर से बोलने लगा पहले की तरह ही, कि जैसे कि तुम कितने अच्छे हो, अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल लगाया, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे कॉल लगाया। मैं पूरी तरह से, मुझे विश्वास था कि तुम्हारा कॉल तो मुझे ज़रूर आएगा। उसके इस तरह के शब्द सुनकर नारायण को बहुत अजीब लगा। उससे लगा, भला कोई इस उम्र का आदमी, मुझसे उसको क्या बात करनी है, आखिर वो इतना इंटरेस्टेड क्यों है मुझसे बात करने में। लेकिन कौन? राधा स्वामी अपनी बात से नहीं हटा। वो उसे तरह तरह की बातें पूछने लगा। अच्छा, तो अपने बारे में बताओ, क्या करते हो, कितने दोस्त हैं तुम्हारे, ऑफिस में तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तो फैमिली में कौन लोग हैं, क्या हॉबीज़ है तुम्हारी, इंस्पिरेशंस क्या है, लाइफ में कौन से एम्बिशंस है, आगे क्या बनना चाहते हो, बचपन कैसा बीता तुम्हारा। हमेशा वो उससे नए नए सवाल पूछता। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं राधा स्वामी और नारायण की बहुत पक्की दोस्ती हो गई और वो रोज़ बातें करने लगे। एक दिन जब नारायण ने जब राधा स्वामी को कॉल लगाया, तो राधा स्वामी ने उसे बोला, यार इतनी कॉल करने की क्या ज़रूरत है, आज तो मेरे घर चले आओ, ऑफिस के बाद मैं तुम्हारे लिए चाय शाय पकौड़े कुछ तो बना के रखूँगा ही, उम्मीद है तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। नारायण को भी ऑफ़र बुरी नहीं लगी, आखिरकार वो मान गया और उसने आने का फ़ैसला किया। जब नारायण राधा स्वामी के घर पहुंचा,
तो देख के भौचक्का रह गया, ये क्या इतनी सब खाने की चीज़ें, ये सब राधा स्वामी ने खुद अपने हाथों से उसके लिए बनाया था। उसने उसको पूछा, आप इतना कुछ क्यों कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो बोला, क्या बोलूँ, बस मुझे तुम अच्छे लगते हो। तो उसने बोला, अच्छा तो चलिए अपने बारे में कुछ बताइए। लेकिन राधा स्वामी ने क्या किया, बातें घुमा दी और खाने पीने की इधर उधर की बातों में ही समय निकाल दिया। ऐसे ही रोज़ वो मिला करने लगे। अब फ़ोन पर बातें बंद हो गई और रोज़ मिलने लगे। तरह तरह की खाने की चीज़ें एंजॉय करते, घूमने की जगहों के बारे में बात करते, फ्यूचर प्लान्स करते, इंस्पिरेशन के बारे में बात करते, ऐसी काफ़ी सारी बातें। एक दिन जब नारायण वापस आया ऑफिस से तो उसने राधा स्वामी को बताया उसकी मीटिंग है और उसको शहर से बाहर जाना है। इस बात को सुनकर राधा स्वामी बहुत खुश हुआ और उसने बोला, अच्छा तो तुम्हें कौन सी जगह जाना है। नारायण ने बोला, मुझे भोपाल जाना है। तो कहता, कितने दिनों के लिए। तो कहता, यही कोई 2 दिनों के लिए। तो कहता, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी से एक पेपर और पेन ले आओ। तो कहता, पेपर और पेन, वो क्यों। तो कहता, अरे भाई नोट करो वहाँ से तुम्हें मेरे लिए क्या क्या लाना है। नारायण को बहुत अजीब लगा, ये क्या बात हुई भला। उसके बाद उसने वो पेपर और पेन ले आया। उसने बोला, अब एक तरफ नोट करो कि तुम्हें वहाँ कौन कौन सी जगह जानी है, ये सारी जगह ज़रूर घूम के आना। भोपाल बहुत सुंदर जगह है, मैं वहाँ रह चुका हूँ। वहाँ काफ़ी सारे झील हैं, घूमने की जगह हैं, खाने पीने की मस्ती भरी चीज़ें हैं, हो सके तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल जाए। और दूसरी तरफ उसने हर वो चीज़ लिखाई जो वो अपने लिए मंगवाना चाहता था। और उसने क्या मंगवाया, शॉल, चप्पलें, ऐसी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अगले दिन जब वापस नारायण अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर पर एक आदमी खड़ा है। उसने बोला, ये क्या, कौन हो भाई। तो उसने बोला, मुझे राधा स्वामी जी ने भेजा है। तो बोला, वो क्यों। तो कहता, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट दिया है। बोला, गिफ्ट, अरे अभी तो मैं भोपाल गया भी नहीं, गिफ्ट क्या है। जब उसने गिफ्ट देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसमें 2 लाख रुपए थे और साथ में एक छोटा सा लेटर या नोट। उसमें लिखा था कि तुम जो मेरे से रोज़ मिलने आते हो, मुझे कॉल करते हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, ये सब के लिए बहुत सारा थैंक यू। ये पैसे रखो, अगर कोई ज़रूरत हो तुम इस पैसे से अपना काम कर सकते हो। इस बात को सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत राधा स्वामी को फ़ोन लगाया। ये क्या, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं। तो उसने कहा, अरे नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हें ज़रूरत हो इसलिए मैंने भिजवाए, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मुझे वापस कर दो, कोई बात नहीं, प्लीज़ बुरा मत मानो। तो कहता है, ठीक है चलिए, मैंने आपको माफ़ किया, आगे से ऐसा कभी मत कीजिएगा, हम पक्के दोस्त हैं और हमें दोस्ती निभानी है। दोस्ती पैसों की बुनियाद नहीं होती, हमें इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। नारायण और राधा स्वामी के बीच बहुत ही मधुर संबंध था। वो एक उम्र के भी नहीं थे, उनकी चीज़ें एक जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक पक्के दोस्त थे। अगले दिन ही नारायण भोपाल के लिए निकल गया। जब वो भोपाल पहुंचा, वहाँ पहुँचते उसने सबसे पहले राधा स्वामी को नंबर लगाया कि शायद अब वो उसके कॉल का वेट करता होगा, ये सोचकर। लेकिन ये क्या, राधा स्वामी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। कई बार कॉल लगाने के बाद भी राधा स्वामी ने कॉल नहीं उठाया, कॉल नहीं लिया, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कोई मैसेज भी रिप्लाई नहीं किया। इसको देखकर उसको बहुत तकलीफ़ हुई। अंत में उसने वकील का नंबर लगाया जो एक दिन पहले उसके घर आया था। वकील ने बोला, राधा स्वामी जी तो हॉस्पिटल में हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ है। ये सुनकर नारायण बहुत घबरा गया और उसने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके वापस आने का फैसला किया। भागा भागा नारायण जल्दी से पहुंचा राधा स्वामी के हॉस्पिटल में जहां वो एडमिट थे। राधा स्वामी अब तक किसी से नहीं मिले थे। उन्होंने अपने वकील को भी कहा था कि वो सिर्फ मिलेंगे तो नारायण से। नारायण कमरे में गया, आईसीयू में पड़े थे राधा स्वामी। उनकी तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी। ये देख के नारायण की आंखों में आंसू आ गए। राधा स्वामी ने उनसे कहा कि मैं शायद बचूंगा नहीं, तुम क्या मेरी एक मदद कर सकते हो। तो नारायण ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, और ऐसा मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं हूँ ना आपके साथ। राधा स्वामी ने कहा, अगर मैं ना बचूं तो मेरे लिए एक भोज रखना प्लीज़ और सबको बुलाना। उसने कहा, ठीक है, और आप इस चिंता को छोड़ दीजिए और अपने जल्दी ठीक होने के बारे में सोचिए। यहाँ पर नारायण वहाँ से बाहर आ जाते हैं हॉस्पिटल से और ठीक 2 घंटे बाद राधा स्वामी का देहांत हो जाता है। नारायण इस बात से एकदम टूट जाता है। उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि राधा स्वामी जी सच में नहीं बचेंगे, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा तो पूरी करनी थी। तो उसने पेपर में उनकी फ़ोटो छपवाई, श्रद्धांजलि के लिए लोगों को आमंत्रित किया। जो भी उनके परिवारजन हों, प्रियजन हों, उन्हें जानते हों, आएँ, मिलें और अपनी श्रद्धांजलि दें। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2000 से ज़्यादा लोग आए। लेकिन राधा स्वामी को ये समझ नहीं आ रहा था, नारायण को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग राधा स्वामी के कौन हैं, इसमें से कौन से लोग उनके फैमिली मेम्बर हैं, इनमें से कौन से लोग उनके साथ जॉब पे काम करते थे, कौन से लोग हैं ये जानने के लिए उसने अनाउंसमेंट की
कि आप लोग खाना खाने के बाद एक शब्द आकर के माइक में कहें और बताएं राधा स्वामी जी के बारे में। सभी लोग माइक पर आने लगे और बोलने लगे अपने नाम के बाद कि उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दिए, मुझे उनका नंबर मिला था एक नोट में। ज़्यादातर लोगों की कहानी यही थी, सबको नंबर मिला था नोट में। सब लोगों ने नोट के ज़रिए ही राधा स्वामी से दोस्ती की थी। किसी ने 2 महीने उनसे बात की, किसी ने 6 महीने, किसी ने 8 महीने, किसी ने 1 सप्ताह, लेकिन कोई भी टिका नहीं। ये देखकर फाइनली नारायण को ये विश्वास हो गया कि राधा स्वामी का कोई भी नहीं है, वो अकेले थे। उनके ना तो कोई फैमिली मेम्बर्स हैं और ना ही उनके कोई क्लोज वंस। उन्होंने सब लोगों से ऐसे ही दोस्ती बना रखी थी। वो रिच तो थे लेकिन अकेले भी। इसलिए हमारी करियर या हमारी खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम कितने आगे चले जाते हैं, इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितने संतुष्ट और खुश हैं। जब नारायण दुखी चेहरा लेकर एकदम अफसोस के साथ अपने घर आ रहा था, तब राधा स्वामी के वकील ने उसे एक बैग दिया। उस बैग में उसे एक और लेटर मिला और एक मोबाइल मिला। उस लेटर में लिखा था कि थैंक यू मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, और तुमने मेरे पैसे भी लौटा दिए क्योंकि तुम्हारी दोस्ती निस्वार्थ थी। और मैंने ये नोट जिसमें 10 रुपये का नोट जिसमें तुम्हें मेरा नंबर मिला था, मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ और अपनी सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। तुम इस नोट को फिर से मार्केट में चला देना और ऐसे ही तुम्हें कई दोस्त मिलेंगे जैसे मुझे मिले। तुमने देखा ना मुझे कितने सारे दोस्त मिले। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे और हमेशा ऐसे लोगों को दोस्त बनाते रहना और निस्वार्थ उनसे दोस्ती निभाते रहना। यही ज़िंदगी है, यही सच्चाई है। हमें दोस्तों की बहुत ज़रूरत है। हम जिस तरह से अकेले रहते हैं, हर वक्त हमारे पास किसी न किसी का होना बहुत ज़रूरी है। इतने सारे केसेस हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। उम्मीद आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप मेरी इस कहानी से पूरी तरह सहमत होंगे। तो इस कहानी की तरह 10 रुपये के नोट की तरह हमेशा दोस्त बनाते रहिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए और लोगों के दुख सुने, उनकी मदद करें और हमेशा इसी तरह खुश और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। और याद रखिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये कहानी सुनने का मौका मिल सके। और अगर आपकी इस तरह की कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप मोस्ट वेलकम है, ज़रूर डालिए मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस और अपने रिकमेंडेशंस। मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। तब तक के लिए खुश रहें, संतुष्ट रहें और औरों की मदद करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।